हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज इस वीडियो में हम जो पाठ पढ़ेंगे वो 7वीं कक्षा का पाठ 20 है, जिसका नाम है विप्लव गायन। यह एक कविता है और इसे लिखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। विप्लव गायन कविता श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखी एक महत्वपूर्ण कविता है। यह जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। कवि क्रांति के द्वारा परिवर्तन करके समाज को एक नया रूप देना चाहता है, यानी नए समाज का सृजन करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। विप्लव का अर्थ है हलचल और विप्लव गायन का अर्थ हुआ कि हलचल उत्पन्न करने वाला गीत। अब हम कविता का प्रथम पद्यांश पढ़ते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिज़राबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। सबसे पहले हम इस पद्यांश के कठिन शब्दार्थ करते हैं। तान का अर्थ है लय, उथल पुथल का अर्थ है हलचल, हिलोर का अर्थ है लहर या झोंका, आन का अर्थ है आकर, मिज़राब का अर्थ है वीणा को बजाने के लिए अंगुली पर लगाया जाने वाला तार या छल्ला, और ऐंठी का अर्थ है अकड़ी। किसी भी कविता की जब हम व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं, उसके बाद उसका सरलार्थ करते हैं और उसके बाद उस पद्यांश के बारे में विशेष कथन बताते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषताएं थी। तो इस कविता का जो प्रसंग है वो इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित विप्लव गायन नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। इन पंक्तियों में कवि नए समाज के निर्माण के लिए क्रांति का आह्वान करता है। उसके बाद हम इसका सरलार्थ करेंगे और तीसरे नंबर पर जो विशेष आता है, यानी इन पंक्तियों में क्या क्या खास बात है, वो क्या है। कवि पुराने विचार व रूढ़ियों को नष्ट करके नए विचारों से नए समाज का निर्माण करना चाहता है। दूसरा क्या है, ओजस्वी भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा है तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और चौथी बात आती है कि अगर इसमें कोई अलंकार है तो हम उसके बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले प्रसंग होता है, उसके बाद सरलार्थ होता है और तीसरे नंबर पर विशेष होता है। कविता की इस प्रकार से व्याख्या की जाती है, इस प्रकार से सरलार्थ किया जाता है। तो मैंने आपको प्रसंग के बारे में बता दिया और विशेष के बारे में बता दिया। अब हम सरलार्थ करेंगे। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यहाँ थ है, उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। प्रथम पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, अर्थात कवि अपने हृदय से ऐसी तान यानी लय सुनाने के लिए अनुरोध करते हैं जिसे सुनकर चारों तरफ उथल पुथल मच जाए, अर्थात हलचल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, यानी चारों तरफ से क्रांति की लहर आनी चाहिए। एक लहर इधर से आए, एक लहर उधर से आए का क्या अर्थ है कि चारों तरफ से क्रांति की लहर आनी चाहिए। कवि कहना चाहते हैं कि चारों दिशाओं से क्रांति की लहर उठनी चाहिए। उसके बाद कवि क्या कहते हैं, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिज़राबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। कवि अन्याय और शोषण करने वाले लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि अब सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि मेरी जिस वीणा में मधुर स्वर उत्पन्न हो रहे थे, अब उसमें क्रांति की चिंगारियां आन बैठी हैं। अब उनसे मधुर स्वर नहीं निकलेंगे। क्यों?
क्योंकि मधुर स्वर उत्पन्न करने वाली जो मिजराबें अर्थात वीणा बजाते समय उंगलियों पर जो तार या छल्ला लगाया जाता है वह टूट चुका है। और दूसरी बात, अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। वीणा बजाने वाली मेरी जो दोनों अंगुलियां थी वो भी क्या हैं, अकड़ गई हैं। अर्थात कवि अब अपनी कला का प्रयोग कर समाज में परिवर्तन की भावना उत्पन्न करना चाहता है। एक बार फिर से इस पद्यांश की व्याख्या मैं बता देती हूँ कि कवि अपने हृदय से ऐसी तान सुनाने के लिए कहता है जिससे चारों तरफ उथल पुथल मच जाए। और वो उथल पुथल कैसे मचेगी? क्रांति की जो लहर है एक इधर से आए तो एक उधर से आए। फिर जो है कवि अन्याय और शोषण करने वाले लोगों को सावधान करते हैं और सावधान करते वो कहते हैं कि मेरी वीणा में अब मधुर स्वर नहीं उत्पन्न होंगे, क्योंकि मेरी वीणा में अब क्या बैठ गई हैं, चिंगारियां आन बैठी हैं। और कवि कहते हैं कि मेरी मिजराबें यानी जिनसे मैं वीणा को बजाता था वो मिजराबें टूट चुकी हैं और मेरी दोनों अंगुलियां भी ऐंठ चुकी हैं, इसलिए अब मेरी इस वीणा से मधुर स्वर उत्पन्न नहीं होंगे, केवल और केवल क्रांति के गीत उत्पन्न होंगे। अब हम दूसरा पद्यांश करते हैं। दूसरा पद्यांश है, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हर तल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और जखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ करते हैं। कंठ का अर्थ है गला, महानाश का अर्थ है पूर्ण विनाश, मारक गीत का अर्थ है विनाश का गीत अर्थात मारने वाला गीत, रुद्ध का अर्थ है रुका हुआ, हृतल का अर्थ है हृदय, दग्ध का अर्थ है जलना, क्रुद्ध का अर्थ है क्रोध से भरी और अंतरतर का अर्थ है हृदय के भीतर से। अब हम दूसरे पद्यांश की व्याख्या यानी सरलार्थ करते हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होगा, आग लगेगी क्षण में हर तल में, अब शुद्ध युद्ध होगा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पहले पूर्ण रूप से नष्ट करने के गीत गाने वाला मेरा जो गला था वह रुका हुआ था। मैं चाहकर भी उसमें से मारक गीत अर्थात विनाश करने वाले गीत नहीं गा सकता था, परंतु अब ये स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मेरे हृदय में वर्तमान शासन के प्रति क्रोध और घृणा के भाव उत्पन्न हो चुके हैं। फिर क्या कहते हैं कवि, आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब शुद्ध युद्ध होगा। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय से निकली इस अग्नि से जो क्रांति के गीत लिखे जाएंगे, उन गीतों से लोगों के हृदय में आग लगेगी और युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और उस युद्ध की शुरुआत हो जाएगी तो उसमें क्या क्या नष्ट होगा वो आगे की पंक्तियों में बताते हैं। क्या कहते हैं, झाड़ जखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे क्रांति के गीतों से जो आग निकलेगी उसमें झाड़ और जखाड़ रूपी झूठी मान्यताएं और परंपराएं जल कर नष्ट हो जाएंगी। मेरा जो गला अभी तक रुद्ध था, रुका हुआ था, वह क्या होगा, वह अब ज्वाला के रूप में भड़क जाएगा। और यह जो तान है ये मेरे हृदय की गहराइयों से निकली है। कवि कहना चाहते हैं कि वास्तव में मेरे ये जो गीत हैं ये मधुर और कोमल न होकर विद्रोही भावना को भड़काने वाले होंगे। एक बार फिर से मैं इस व्याख्या को दोहरा देती हूँ। कवि क्या कहते हैं कि पहले जो मेरा गला रुका हुआ था, जो नष्ट करने वाले गीत नहीं गा पा रहा था, वो अब मारक गीत गाएगा अर्थात विनाश करने वाले गीत गा पाएगा। क्योंकि अब कवि की हृदय की जो स्थिति है उस स्थिति में क्रोध और घृणा के भाव उत्पन्न हो चुके हैं। और अब जो उनके हृदय से निकलने वाले अग्नि से जो क्रांति के गीत लिखे जाएंगे, उन गीतों से लोगों के हृदय में आग लगेगी और युद्ध की शुरुआत हो जाएगी।
और फिर क्या कहते हैं कि उनसे क्या होगा, क्रांति के गीतों से जो आग निकलेगी उसमें झाड़ और झंखाड़ रूपी जो झूठी मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो जल कर क्या होगा, नष्ट हो जाएंगी। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे मन में जो गीत अभी तक रुका हुआ था वह अब ज्वाला के रूप में भड़क चुका है, और यह जो तान है वो कवि के हृदय की गहराइयों से निकलेगी। इसलिए कवि कहते हैं कि वास्तव में मेरे ये गीत जो हैं वो मधुर और कोमल नहीं हैं, बल्कि कैसे हैं, ऐसे गीत हैं जो लोगों में विद्रोह की भावना को भड़का देंगे। अर्थात कवि पुराने विचारों और रूढ़ियों को नष्ट करके नए विचारों के द्वारा नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं। अब हम तीसरा पद्यांश करते हैं। तीसरा पद्यांश है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ, जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास के महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, कण कण में है व्याप्त वही स्वर। कवि जो हैं वे अपने कंठ से निकले इस गीत की व्यापकता को बताते हुए कहते हैं कि यह जो मेरा गीत है वह पूरे संसार के कण कण में विद्यमान है, व्याप्त है। आज प्रत्येक व्यक्ति का रोम रोम इसी गीत को गा रहा है। फिर कवि कहते हैं, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। इसके बाद कवि कहते हैं कि केवल इस संसार के प्राणी ही नहीं, बल्कि भयंकर विष को धारण करने वाले शेष नाग के सिर पर विद्यमान चिंतामणि भी इसी प्रलय के गीत का गायन कर रही है, वह भी क्रांति का आह्वान कर रही है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि शेष नाग भी मेरा गीत सुनकर मग्न होकर अपना फण हिला रहा है, झूम रहा है। इसके बाद कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों में, आज देख आया हूं, जीवन के सब राज समझ आया हूं। कवि कहते हैं कि अब मैं जीवन के सभी राज यानी रहस्यों को समझ चुका हूं, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र समझ आया हूं। कवि कहते हैं कि भों के विलास अर्थात मस्ती भरे जीवन में ही महानाश के बीज छिपे हुए हैं, और उस भ्रू विलास को पोषण करने वाले सूत्रों को भी मैं परख आया हूं। कवि ने इन पंक्तियों में परिवर्तन और नव निर्माण के छिपे हुए तत्वों की ओर संकेत किया है। एक बार फिर से इस पद्यांश का सरलार्थ बता देती हूँ। कवि अपने कंठ से निकले हुए गीत की व्यापकता को बताते हुए कहते हैं कि मेरा जो गीत है वह संसार के कण कण में विद्यमान है, और उस ध्वनि को यानी उस गीत को पूरे संसार के केवल प्राणियों का रोम रोम ही नहीं गाता, बल्कि उस तान को, उस लय को और कौन गाता है, भयंकर विष को धारण करने वाले शेषनाग भी उस गीत को सुनकर उस गीत की तान पर झूम रहा है और क्रांति का आह्वान कर रहा है। इसके बाद कवि कहते हैं कि आज मैं जीवन के प्रत्येक रहस्य को समझ चुका हूँ, और वे कहते हैं कि जो मस्ती भरा जीवन है उसमें महानाश के बीज छिपे हुए हैं, और मस्ती भरे जीवन को पोषण करने वाले सूत्रों की भी मैंने परख कर ली है। इस कविता में कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने अपने ओजस्वी स्वर में लोगों को जागृत किया है, समाज को जागृत किया है, ताकि उनके क्रांति के गीत गाएं और क्रांति के गीत गाकर क्रांति के गीत गाएं, और जो पुरानी परंपराएं हैं उनको छोड़ दें और उन परंपराओं को, पुराने विचारों को छोड़कर नए समाज का निर्माण करें। क्योंकि कवि का मानना है कि विनाश में ही निर्माण के बीज होते हैं। इसलिए कवि पुराने और जीर्ण शीर्ण विचारों को त्याग कर नया निर्माण करने का आह्वान करता है, बुलावा देता है, लोगों से अनुरोध करता है कि सभी जो है उसकी क्रांति के गीत गाएं और उस नए समाज के निर्माण में सभी लोग सहयोग दें। इसी के साथ हमारी आज की ये कविता समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।